नमस्कार। मैं रमेश बिरादर, सहायक प्राध्यापक, सरकारी महाविद्यालय चिड़गुप्पा। तो आज के हम दूसरे सत्र में देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास में उससे पहले उसका उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास किस तरह से हुआ। हमने पिछले सत्र में देखा कि हिंदी का जो मानक रूप है वो किस तरह से था, यानी किसकी मानक रूप, हिंदी का मानक रूप जो है वो किससे सदृढ़ है, यानी किससे विकसित हुई है। और जो खड़ी बोली से विकसित हुआ था उस वहाँ खड़ी बोली जो है वो किस तरह से आया है। तो आज के इस सत्र में हम देखेंगे, यहाँ जो सत्र है ऑप्शनल हिंदी BA 4th सेमेस्टर, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित है। तो हिंदी साहित्य का विकास और उद्भव और विकास में देखते हैं तो हिंदी भाषा एक छोटा सा बोली नहीं है। हिंदी भाषा जो है बहुरूपीय भाषा परिवार से आता है। हिंदी भाषा का जो संबंध है वो बहुरूपीय परिवार से है और यहाँ भाषा संसार का सबसे बड़ा भाषा है। और इसी परिवार में हम देखते हैं संस्कृत, हिंदी, संस्कृत और पंजाबी कई भाषाओं को हम देखते हैं। हिंदी भाषा का जो संस्कृति है बहुत लंबी परंपरा हम मानते हैं। यानी हिंदी भाषा का जो संस्कृति है या सांस्कृतिक परंपरा रही है वह बहुत लंबी है। यानी यहाँ जो भाषा है हिंदी वह संस्कृत के अगल बगल में ही पलकर बड़ी हुई है। शौरसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हम पहले ही जान चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि शौरसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी का स्थिर विकास हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश का जो संबंध है वो शूरसेन प्रदेश से है, यानी शूरसेन प्रदेश के क्षेत्र है। तो भाषा की वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखते हैं तो प्राकृत भाषा शूरसेन प्रदेश के आसपास में जो भाषा थी वही अपभ्रंश भाषा हम कहते हैं। यानी अपभ्रंश भाषा शूरसेन प्रदेश के आसपास की भाषा है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखते हैं तो प्राकृत भाषा का क्रमश से हम अपभ्रंश भाषा के साथ ही उसको हम प्राकृत के नाम से भी हम देखते हैं। तो प्राकृत भाषा जो थी वहाँ शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री और अर्धमागधी एवं मागधी के रूप में वहाँ बट गया था। वो बटने के वजह से हिंदी जो भाषा है और उसकी जो बोलियां हैं वहाँ जो संबंध किसके साथ रहे, शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, इन सबसे ज़्यादा हिंदी का संबंध, यानी ये जो शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री और अर्धमागधी, मागधी जो है वे उनका जो विकास है वो शौरसेनी अपभ्रंश से ही होते हैं। यानी शूरसेन प्रदेश में जो अपभ्रंश की भाषा चलती थी वहीं से हिंदी का हम, यानी अपभ्रंश भाषा से ही शौरसेनी हिंदी और पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी का हम विकास देखते हैं। तो हिंदी का भी जो बोलियां हैं वो भी अपभ्रंश से ही होते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी भाषा को एक भाषा न कहते हुए वहाँ हिंदी को एक जाति के नाम से बुलाया है, यानी एक विराट संस्कृति के नाम से हिंदी को जाना जाता है। क्योंकि यहाँ कई बोलियों के, कई भाषाओं की जातीय संस्कृति को समेटे हुए हिंदी भाषा का हम उद्भव
देखते हैं। हिंदी भाषा का परिदृश्य इतना व्यापक है कि इसके कई स्थानीय रूप और शैलियां भी प्रचलित हो गई हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इस संबंध में कई स्थानीय रूप, बोलियां, शैलियां प्रचलित हो गए हैं। तो इसके लिए एक शुद्ध रूप हिंदी तो हमें चाहिए। तो इस शुद्ध रूप हिंदी के लिए व्याकरणिक रूप में उसे ढाला जाए। यह काम जो खड़ी बोली हिंदी है उसको व्याकरणिक रूप में परिवर्तन किया गया है, यानी मानकीकरण के बारे में हम आगे हम देखते हैं। मानक भाषा हो गई है। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का हम बात को समझने के लिए, रूपरेखा को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा भाषा किसे कहते हैं। यानी हिंदी भाषा का उद्भव समझना है तो पहले हम भाषा के बारे में देखेंगे। यानी भाषा को समझना बहुत ही एक अनिवार्य विषय है। हिंदी भाषा की संप्रेषणीयता और सामाजिकता और उसका सरोकार के लिए हम हिंदी भाषा को देखना है तो पहले भाषा की जो अर्थ है और उसकी परिभाषा है उसको हम देखना। तो इसके लिए मैं दो प्रश्न आपको पूछता हूँ। भाषा क्या है? भाषा क्या है? हम भाषा का व्यवहार क्यों करते हैं? अगर से हमारे पास भाषा नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता? भाषा का मूल उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न हम अपने मन में विचार करते हैं तो भाषा एक सामाजिक आधार है और भाषा मनुष्य के समस्त चिंतन और उपलब्धियों का आधार भाषा हम कह सकते हैं। तो भाषा जो बनी है वह धातु से बनी है, यानी धातु से उत्पन्न भाषा जो शाब्दिक अर्थ होता है, धातु से उत्पन्न भाषा उसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। ने भाषा का अर्थ है बोलना। पहले तो मनुष्य खाली बोलता था, मगर आगे जैसे जैसे समय बीतता गया तो वहां लिखने भी लगा और वहां सामाजिकता उसके साथ आई और सामाजिकता जैसे जैसे आई वहां चिंतन करने लगा, मंथन करने लगा, विचार करने लगा। तब इन विचारों को, इन उपलब्धियों को, विचारों को वहां एक आधार बनाने लगा। आधार बनाकर अपनी जो विचार है, अपनी जो इच्छाएं है, दूसरों को आदान प्रदान, यानी दूसरों को बोलना और उनके विचार लेना, आदान प्रदान करने की इच्छा उसमें जागी। तो इसके लिए मनुष्य भाषा का इस्तेमाल करता है। तो हम कह सकते हैं तो इसके लिए भाषा का इस्तेमाल करता है तो किसी की भाषा हा 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 हो, किसी की भाषा ही ऐसा हो सकता था। मगर मनुष्य ने क्या किया, एक सामाजिक आधार बनाया और उसे जो भी धातुएं यानी भाषा जो भी शब्द है उन शब्दों को उसने एक रूप दिया जो सब लोग उसे मानते हो। उसे हम कहते हैं यादृच्छिक। यानी भाषा का हम सही से व्याख्या करें तो भाषा उच्चारित ध्वनि प्रतीकों की यादृच्छिक श्रृंखला है। यादृच्छिक को मानना है हमें। यादृच्छिक यानी सब लोग माने हुए। जाओ का मतलब क्या है? जाओ, कोई जाओ के लिए कोई आओ नहीं कहता है, या कोई
हाँ 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 नहीं कहता, हाँ हाँ कहते ही वो जाते हैं क्या? नहीं, जाओ का मतलब ये कैसे आया? तो इस समाज में हमने उसको माना है, जाओ को जाना कहते हैं। तो इसे कहते हैं भाषा उच्चरित ध्वनि प्रतीकों की यादृच्छिक श्रृंखला है। और यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ मुख द्वारा उच्चरित ध्वनियों की को ही भाषा के अंतर्गत समाविष्ट किया जाता है। क्यों यह प्रश्न आया कि मुख के द्वारा ही अंतर्गत ही भाषा को समाविष्ट किया जाता है? क्योंकि पक्षियों की भाषा है, कुत्तों की भाषा है, उन भाषाओं को हम समझ नहीं सकते, यानी वहाँ एक यादृच्छिकता नहीं है उसके अंदर। मनुष्य ही है जो दुनिया में भाषा को वहाँ बोलता है, कई भाषाओं, यानी एक भाषा ही नहीं, कई भाषाओं को वहाँ बोलता है, यानी कई भाषाएं दुनिया में प्रचलित हैं। इन सभी भाषाओं का मुख्य आधार क्या है? मुख द्वारा उच्चरित ध्वनियां। और जैसे हम देखते हैं कि संप्रेषण के और भी कई रूप हैं, मगर भाषा ही सबसे श्रेष्ठ संप्रेषण का रूप है। जैसे कि हम और रूप देखते हैं, आंख द्वारा हम कुछ बोलते हैं, स्पर्श द्वारा, गंध द्वारा, इशारों द्वारा इत्यादि हम बहुत भाषा को हम देखते हैं, मगर सामान्य रूप से जो मूल रूप से भाषा का उच्चारण होता है वहाँ उच्चरित ही ज्यादा से प्रयोग करते हैं। यानी मनुष्य की भाषा प्रतीकबद्ध ढंग से संचालित होती है। क्यों भाषा हम यूज करते हैं? मनुष्य की जो भाषा है प्रतीक रूप से संचालित होते हैं। हर शब्द अपने लिए प्रतीक रचते हैं, यानी वो स्पेशल होते हैं। हर एक शब्द अ, आ, ई, उ, ये सब कुछ एक स्पेशल एक शब्द है। आओ, जाओ, खाओ, यहाँ सब कुछ वहाँ प्रतीक एक दूसरे से, यानी हर एक भाषा, हर एक शब्द एक दूसरे से भिन्न है, उसके अर्थ भी भिन्न होते हैं। यानी भाषा वक्ता जब कहता है तो वहाँ संदेश जाके श्रोता तक पहुँचता है। क्यों वो वक्ता से श्रोता तक पहुँचता है? वक्ता भी वही भाषा जानता है और श्रोता भी वही भाषा जानता है, इसे ही कहते हैं यादृच्छिक। संदेश वक्ता से श्रोता तक जाता है, श्रोता से किसके पास आता है? वो जो संदेश ग्रहण करता है, श्रोता। तो यहाँ श्रोता उस संदेश को लेके उसको अपने अंदर विचार करके फिर उसको उसका प्रतिक्रिया देता है। इसकी भाषा अलग, इसकी भाषा अलग होती तो प्रतिक्रिया नहीं मिलती। तो यही भाषा है। यानी हम भाषा को व्याख्यानित किया जाए तो भाषा उच्चरित ध्वनि प्रतीकों की यादृच्छिक श्रृंखला है। यानी भाषा को हम माना हुआ हम कह सकते हैं। तो भाषा को हम देखते हैं तो हम इसके कई नमूने से निर्माण कर सकते हैं। यानी हम वक्ता कोई भाषा के बारे में कोई संदेश भेजता है, तो भाषा को हम वक्ता से माध्यम, किस माध्यम से वह कह रहा है, यानी भाषा के कहने के माध्यम है, मुंह से कह सकते हैं, लिखित भाषा में कह सकते हैं, लाउड स्पीकर से बात कर सकते हैं, टीवी से कह सकते हैं। भाषा कहने के कई माध्यम हैं। तो माध्यम से श्रोता तक पहुंचता है वो संदेश, वहाँ की जो संदेश पहुंचता है, इसको हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। तो इस संप्रेषण के बारे में देखेंगे। तो भाषा क्या है? भाषा एक धातु से उत्पन्न हुई शाब्दिक अर्थ उसका है बोलना। भाषा का सामाजिक आधार, भाषा एक क्या है? सामाजिकता का एक आधार है। हम भाषा को, इससे हम देख सकते हैं कि भाषा मनुष्य के समस्त चिंतन और उपलब्धियों का आधार ही भाषा। और देख सकते हैं उच्चरित ध्वनि प्रतीकों का यादृच्छिक श्रृंखला को हम भी, उसको भी हम भाषा कहते हैं। और हम देखते हैं कि मुख द्वारा उच्चरित ध्वनियों को ही भाषा के अंतर्गत में लिया जाता है। यही भाषा की परिभाषा है।
तो हमने पहले भी देखा कि हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वहाँ 1000 साल से मानी गई है। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमालय से विंध्याचल तक और राजस्थान से लेकर बंगाल तक, यानी हम हिमालय पर्वत से लेके विंध्या पर्वत तक और राजस्थान से लेके बंगाल तक भाषा, हिंदी भाषा का क्षेत्र हम देखते हैं। हिंदी भाषा जो है 18 बोलियों का संयुक्त गाय भाषा से गठन हुआ है। यानी 18 बोलियों का हम उसमें, जैसे कि राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बंगारू और खड़ी बोली, कौरवी, खड़ी बोली का ही दूसरा नाम कौरवी है, मागधी, अर्धमागधी, 18 भाषाएं। इसके बारे में हम बोलियां, हिंदी की बोलियां और उसकी भाषाएं, उपभाषाएं, उसके आगे के सत्र में हम देखेंगे उसके बारे में। तो इस प्रकार हिंदी भाषा जो है प्राकृत भाषा के अपभ्रंश से विकास हुआ। शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी ये सभी अपभ्रंश के ही भाग है। हिंदी भी उसी का एक भाग है। शौरसेनी अपभ्रंश हिंदी भाषा का संबंध है। यानी हिंदी भाषा का जो मूल संबंध शौरसेनी अपभ्रंश से आता है। ये आगे के सत्र में आपको और ज्यादा से ज्यादा आपको क्लियर होते जाएगा। तो हिंदी भाषा जो है एक जातीय संस्कृति के नाम से हम उसे जानते हैं। तो इन सभी का आपको विस्तृत पढ़ना है या आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी आपको प्राप्त करना है, तो आप कृपया आप इन पुस्तकों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तिवारी जी ने लिखा है और उदप नारायण तिवारी जी का लिखा हुआ किताब घर। हिंदी भाषा का इतिहास इग्नू मुक्त विश्वविद्यालय की भी आप सहायता ले सकते हैं। और हिंदी भाषा जो डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी भाषा विज्ञान के लेखक हिंदी भाषा के नाम से उन्होंने लिखा है, तो इन ग्रंथों का आप सहायता ले सकते हैं। तो आज का हमारा हिंदी भाषा का उद्भव किस तरह से हुआ, आगे के सत्र में हम देखेंगे कि उसका विकास किस तरह से हुआ। है ना, हिंदी भाषा का उद्भव हमने देखा कि हिंदी भाषा जो है खड़ी बोली का ही एक अंग है। तो भाषा का जो विकास हुआ है या हिंदी भाषा किस तरह से वहाँ अपने मूल में आई, इसके लिए हम अगले सत्र में डिटेल हम पाठ करेंगे। तो भाषा की उत्पत्ति के बारे में हमने जाना, यानी भाषा क्या किसे कहते हैं उसके बारे में हमने जाना, और भाषा की परिभाषा को भी हमने इस सत्र में जाना। तो इसी के साथ मेरा आज का सत्र समाप्त होता है। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय कर्नाटक। आप सभी लोग घर में स्वस्थ रहे, सुखी रहे। जय हिंद, जय कर्नाटक।